नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज 13 जून की सुबह सुबह कुछ ऐसी तस्वीरें आपके सामने सरफेस होना शुरू हुई जिससे फिर एक बार खाड़ी में यानी मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध की चिंताओं ने अपनी तरफ से डेरा डालना शुरू कर दिया है। साथियों, कुछ तस्वीरें हैं जो आज सुबह की हैं। इन तस्वीरों को अगर आप देखें तो ये ईरान के शहर तेहरान में बजते हुए सायरन और उठती हुई धुआं, साथ में अटैक करते हुए मिसाइल्स को यहां देखा जा सकता है। आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जो आज सुबह की हैं, ईरान की राजधानी तेहरान की हैं। कुछ इस तरह से धुएं के गुबार यहां उठ रहे हैं। कुछ बिल्डिंग्स में इस तरह की आग लगी हुई नजर आ रही है। ये सारी दुर्घटना या सारा की सारा ये जो आप नजारा देख रहे हैं, ये एक हमले का है जो कि ईरान के ऊपर इजराइल से किया गया है। इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स के माध्यम से इस तरह से यहां पर बड़ी संख्या में मिसाइल के हमले किए हैं और इन मिसाइल हमलों से ईरान में वो सभी ठिकाने जो कि परमाणु हथियार रखने के काम आते थे या फिर जिन जगहों पर परमाणु साइंटिस्ट या फिर ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी रहते थे, उन्हें निशाना बनाया गया। एक के बाद हुए इन एक धमाकों ने इस ईरान के टॉप कमांडर्स को खत्म कर दिया है। टॉप साइंटिस्ट को यहां से खत्म करके परमाणु कार्यक्रम से पीछे धकेल दिया है। इजराइल ने यह सब कारनामा क्यों किया, कैसे ये सारी पटकथा लिखी गई, सारी बातें डिटेल में बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें ये बताने में पर्याप्त हैं कि ईरान पर इजराइल ने ये जो हमला किया है, ये हमला केवल उसको धमकाने के लिए नहीं था, अपितु यहां पर पूरी तरह डिसाइसिव तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए था, क्योंकि इनके आर्मी के चीफ कमांडर जो हैं वो इसके अंदर मारे जा चुके हैं। ईरान के जो टॉप लीडर कमांडर हैं सेना के, वो इस हमले के अंदर मारे जा चुके हैं। ये तस्वीरें हैं जो बयान करती हैं कि कितना प्रिसीजन से उन बिल्डिंग्स में हमले किए गए जहां पर किसी के पाए जाने की आशंका थी। कहीं कोई वैज्ञानिक निवास कर रहा था, कहीं कोई सैन्य अधिकारी रह रहा था। उन क्षेत्रों को यहां पर टारगेट किया गया है। हाँ जी, बीच में कुछ लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कुछ दिक्कत आई। कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिले हैं जिसके के अंदर खंडर और उसके बाद बिखरे हुए चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि किस तरह से हमला हुआ है, किस तरह से हमला हुआ, कहाँ हुआ, सारी बातें आज के सेशन में आपको डिटेल से मैं बताने जा रहा हूँ। ये रहा ईरान और ईरान के अंदर दिखाई दे रहा है तेहरान। ईरान है कहाँ? तो पर्शियन गल्फ के उत्तर में, यानी कि फारस की खाड़ी के उत्तर में ईरान स्थित है। कैस्पियन सागर से यह बॉर्डर कनेक्ट करता है, उसके ही नज़दीक तेहरान स्थित है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी पुरानी है और इस दुश्मनी का असल आधार केवल यह है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन विकसित कर रहा है। इजराइल को लगता है कि वो इस न्यूक्लियर वेपन को सीधा उपयोग में इजराइल पर ही लेगा। इजराइल ईरान की वजह से काफी चिंतित रहता है कि वो इतना सा देश है, किसी भी समय उस पर अगर कोई हमला होगा तो वो पूरी तरह साफ हो जाएगा। ईरान जिस तरह से उसे धमकाता रहता है, जिस तरह से इजराइल के खिलाफ आतंकियों को तैयार करता रहता है, ऐसे में इजराइल ने अपने आप की सुरक्षा में ईरान पर ही हमला कर दिया है। नेतन्याहू के द्वारा किया गया यह हमला ट्रंप की प्रेजेंस में हुआ, ट्रंप के कहने पर हुआ या नहीं, और अगर ऐसा है तो फिर खैमनेई के साथ ट्रंप की चल रही वार्ता का क्या हुआ, क्योंकि लगातार अमेरिका ईरान के साथ नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व था। यह जानकारी हमने कुछ दिनों पहले भी आपको दी थी, जब ईरान को लेकर के ट्रंप से नेतन्याहू या फिर नेतन्याहू से ट्रंप भिड़ गए थे। उन्होंने कहा कि मैं ईरान के साथ नेगोशिएट करने जा रहा हूं। तो क्या इजराइल ने भी इस बार ट्रंप को बाईपास कर दिया? क्या अमेरिका की किसी भी बात को नहीं माना? क्या ट्रंप ने अपने प्रभाव को मिडिल ईस्ट में खो दिया? ये सारी बातें आज के सेशन में होंगी। फिलहाल के लिए सब तरफ हेडलाइंस यही हैं कि इजराइल ने स्ट्राइक कर दिया है न्यूक्लियर प्लांट को ईरान के अंदर। ये न्यूज बनती है, इजराइल कैरीज आउट स्ट्राइक टारगेटिंग ईरानियन न्यूक्लियर मिलिट्री साइट्स। ये हेडिंग है। इसके साथ साथ हेडिंग ये है कि इनके टॉप रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो चीफ थे, जिनका नाम हसन सलामी था, जैसे पहले हुसैन सुलेमानी था, कासिम सुलेमानी था, उन्हीं की तरह जो उनके पद पर व्यक्ति था जिनका नाम था हुसैन सलामी, वो इस हमले के अंदर मारे जा चुके हैं। ये यहां की फिलहाल हेडलाइंस हैं, कुछ मिनट पहले के ये अपडेट्स हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हुसैन
सलामी अब नहीं रहे, और इस तरह से ये न्यूज़ निकल कर आती है। सारी बातें और डिटेल में बताएंगे, लेकिन बीच में एक क्वाइट अपडेट ये जान लीजिए, और अपडेट ये है कि हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला और बातें बाजार की पर हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए हो या फिर स्टॉक में निवेश के लिए या म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए। आप बातें बाजार की एप्लीकेशन से कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से आप हमारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और जानकारी देते हैं कि आज शुक्रवार की सुबह फाइटर जेट्स ने दुश्मन देश पर निशाना बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो इजराइल की सेना ने तेहरान के आसपास कम से कम 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें से 4 जगहों पर परमाणु ठिकाने थे। ईरान की सरकारी मीडिया ने भी इसकी पुष्टि की है। इजरायली हमले में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के कमांडर हुसैन सलामी की मौत की पुष्टि हुई है। हमले में ईरान के 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फरदून अब्बासी भी मारे गए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि हमले में ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी, सेना के अन्य बड़े अधिकारी और कुछ वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। ये तस्वीरें हैं जो कि मोसाद कमेंट्री के द्वारा नातांज पर हुए हमले की डाली गई हैं कि नातांज में परमाणु फैसिलिटी पर कुछ इस तरह से हमला हुआ है। कुछ इस तरह की वीडियो फुटेजेस भी निकल कर आई हैं। देखिए, पूरी दुनिया को यह पता है कि ईरान लगातार परमाणु हथियार विकसित करने का प्रयास कर रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि यूरेनियम एनरिचमेंट का काम ईरान कर रहा है। मैं थोड़ी सी जानकारी यहां पर आपको एडिशनल देना चाहूंगा। असल में यूरेनियम जो है ना, वो यूरेनियम 92-235 नाम से जो इसका समस्थानिक आता है, आइसोटॉप आता है, यही सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एक्टिव माना जाता है। कहा जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में उसी का उपयोग होगा। उसके जो अन्य समस्थानिक हैं, यूरेनियम 92, 232, 236, जो इसके अन्य आइसोटॉप्स हैं, उन आइसोटॉप्स में से जैसे गोल्ड को आप माइंस में से जब निकालते हैं तो वो मिट्टी में, पत्थर में लिपटा हुआ मिलता है या फिर किसी तरह से अपने ओर के रूप में, अयस्क के रूप में मिलता है। ऐसे ही यूरेनियम के अयस्क को पिच ब्लेंड कहा जाता है, जहां पर यूरेनियम 92, 235 जो आइसोटॉप है, इसकी परसेंटेज 1 से भी काफी कम होती है। ऐसे में उस पिच ब्लेंड से यूरेनियम 235 को बनाना अपने आप में एक प्रोसेस मांग करता है, डिमांड करता है कि एक प्रोसेस इन्वॉल्व हो जिसके माध्यम से इसे बनाया जा सके। इस प्रोसेस को यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं, यानी केवल ओर को साफ करने की कला नहीं, अपितु समस्थानिकों में भी अंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये एनरिच्ड यूरेनियम का उपयोग 2 काम में किया जाता है, या तो न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने में या न्यूक्लियर वेपन चलाने में। न्यूक्लियर वेपन चलाना इसका डिस्ट्रक्टिव यूज है और कंस्ट्रक्टिव यूज में न्यूक्लियर रिएक्टर चलाना है। न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम करके ही दुनिया के देश यूरेनियम एनरिचमेंट में लगे रहते हैं, लेकिन जिनके पास रिएक्टर्स हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना लेंगे, उन प्रकार के डर में ईरान का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि ईरान दुनिया को कह यह रहा है कि रिएक्टर बनाऊंगा, लेकिन यह न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। और इस काम के लिए इसने ये जितने भी पंखे जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, इन सभी जगह एनरिचमेंट प्लांट लगाए हुए हैं। यहां लगातार यूरेनियम का एनरिचमेंट हो रहा है, और ऐसे में यूरेनियम संवर्धन होने से यूरेनियम की मात्रा ईरान के पास बढ़ती चली जा रही है। इस बढ़ती मात्रा से न्यूक्लियर बॉम्ब बनने का चांस बढ़ता चला जा रहा है। और न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में इजराइल का कहना है कि इन्होंने नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर यूरेनियम ऑलरेडी बना लिया है। अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की देरी है। चूंकि ईरान इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है, इसी डर के मारे इन्होंने इन्हीं ठिकानों को टारगेट कर दिया जिन ठिकानों पर यूरेनियम बनकर रखा हुआ था। बड़ा सवाल है, क्या वो यूरेनियम पर भी हमला करने में कामयाब हुए? अगर ऐसा होता तो यहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक की खबरें होती, जो फिलहाल नहीं है, इसलिए इस तरह का क्लेम नहीं किया जा सकता। बीबीसी ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए इन सारी जानकारियों पर बताया कि ये सारे तथ्य सही हैं। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से टारगेटेड हमले हुए हैं, यहां पर इंसानों को निशाना बनाया गया है जो कि ईरान की तरफ से इजराइल को धमका रहे थे या न्यूक्लियर वेपन्स के बनाने में बहुत उपयोगी थे। उन सबको यहां पर अलग अलग जगहों पर टारगेट किया गया है। ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन इसीलिए बना रहा है ताकि भविष्य में कोई भी देश उस पर हमले की ना सोच सके। ईरान ने बढ़िया से तैयारी की है इजराइल के खात्मे की। असल मायने में इजराइल को ईरान बिल्कुल पसंद नहीं करता है। खैमनेई के टाइम से, जब खैमनेई पहली बार आए थे, तब से ही इन दोनों के बीच में राइवलरी चली आ रही है। इस राइवलरी पर फिर से एक बार आपके सामने वीडियो प्रोड्यूस कर देंगे, ऑलरेडी हमने डाल रखा है, फिर भी एक बार आपके सामने रीसरफेस कर देंगे कि इन दोनों के बीच असल दुश्मनी क्या है। लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए यह जान लीजिए
कि इजराइल का डर है कि जैसे हमास को और हिजबुल्लाह को और इधर हूतियों को इन्होंने अपना समर्थन दिया था इजराइल पर हमला करने के लिए, जिस दिन ईरान खुद न्यूक्लियर वेपन बना लिया, ये देखेगा नहीं और सीधा इजराइल पर बम गिराकर उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। इजराइल के अंदर बैठे हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान देते हुए कहा कि ऑलरेडी यहूदियों ने होलाकास्ट देखा है, ऐसे में अगर फिर से ऐसा कभी न्यूक्लियर बम हम पर गिरता है तो यह हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा, इससे निपटने की हमें आवश्यकता है। इसी वजह से इन्होंने खुद से डिफेंस में आगे से प्रोएक्टिव अटैक कर दिया है और इन ठिकानों को निशाना बना लिया है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया, जहां पर यह न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी वहां पर यूएस का इंटेल था कि ईरान के अंदर न्यूक्लियर थ्रेट डेवलप हो रही है और उसी थ्रेट पर काम करते हुए अमेरिका लगातार चमक रहा था। देखिए, आपको याद होगा तो ट्रंप से पहले बार जब ट्रंप आए थे उससे पहले बाइडेन का ओबामा का शासन हुआ करता था और उन्होंने ईरान के साथ में JCPOA नाम का एक एग्रीमेंट किया था। परमानेंट 5 प्लस जर्मनी ने मिलकर के एक एग्रीमेंट किया ईरान के साथ कि हम आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की निगरानी करना चाहते हैं, आप हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स दिखा दो, हमें यह सुनिश्चित करा दो कि इस यूरेनियम का उपयोग आप केवल नाभिकीय ऊर्जा के लिए करेंगे, बॉम्ब के लिए नहीं करेंगे। यह काम ओबामा कर गए थे और ईरान को परमिशन दे गए थे, लेकिन जब ट्रंप आए तो उन्होंने ओबामा के इस फैसले को पलटते हुए ईरान पर प्रतिरोध लगाया और काटसा नाम का एक कानून लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिए कि ईरान कुछ भी नहीं कर सकता, ना वो रिएक्टर के लिए यूरेनियम बनाएगा ना बॉम्ब के लिए। बॉम्ब तो दूसरी बात है, हम अमेरिका द्वारा किए गए इस एग्रीमेंट को भी नहीं मानते हैं। ट्रंप चले गए, बाद में बाइडेन आए, बाइडेन ईरान के साथ संबंध सही नहीं कर पाए और फिर ट्रंप आए। ट्रंप जब दोबारा आए तो इन्होंने पहले वाले काल में जो इन पर सैंक्शंस लगाए थे उन सैंक्शंस को हटाने पर विचार करने लगे, क्योंकि ट्रंप अब जब से आए हैं तब से थोड़े रवैये में ढुलमुल हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस स्टैंड पर हैं। पहले चाइना पर प्रतिबंध लगाते हैं फिर हटाते हैं, पहले ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे पिछले कार्यकाल में, इस बार ईरान से ही नेगोशिएट कर रहे हैं कि बताओ तुम मुझे क्या दे सकते हो, और ऐसे में इनके नेगोशिएशंस नेतन्याहू को पसंद नहीं आते। इसी के चलते हुए ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में थोड़ी खटपट भी हुई, इस पर हमने सेशन भी किया था। इजराइल को इन्होंने यह कहा कि मैं नेगोशिएशन में इन्वॉल्व हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत पाकिस्तान के बीच मैंने सीज फायर कराया है, ऐसे ही तुम दोनों के बीच में मैं बातचीत कर तो रहा हूं, तुम काहे की चिंता कर रहे हो। यह बोले कि महाराज आप 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तब भी यह बना रहा था, आज भी यह बना रहा है, 10 साल में इसने कितना बना लिया होगा, आप विचार कीजिए। ऐसे में अगर यह व्यक्ति बनाने में कामयाब हो गया तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा ना, आपका नेगोशिएशन का क्या है, 3 साल बाद चले जाओगे आप, मतलब 3 साल बाद राष्ट्रपति रहोगे नहीं, ऐसे में मेरा क्या होगा, इजराइल तो खत्म हो जाएगा, मैं आपकी बातों पर नहीं रह सकता। ट्रंप नेतन्याहू से कहते हैं कि तुम ईरान को धमकाओगे नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूं। इजराइल अमेरिका से कहता है कि देखो मैं ईरान पर हमले के लिए तैयार हूं, बाकी आप अपना देख लो। अमेरिका इस बात में बुरी तरह से फंस जाता है। कल अखबारों में सुर्खी छपती है, अल जजीरा की सुर्खी बनती है कि क्या इजराइल वाकई में ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है या केवल धमकी दे रहा है। ऐसी बात क्यों थी, क्योंकि ट्रंप जो थे ना वो इजराइल को समझाने लग गए कि तुम हमला नहीं करोगे, मैं बातचीत में लगा हुआ हूं ना, मैं आजकल एक अच्छा व्यक्ति बन चुका हूं, मैं अमेरिका हूं और मैंने अपनी तरफ से अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया था, मेरे को जानते नहीं हो कि मैं कितना अच्छा मीडिएटर हूं, मेरे चलते पुतिन जो है वो मानने को तैयार नहीं हो रहे, तुम मुझे जानते नहीं हो कि, बोले सब जानते हैं, तुम्हारी कोई नहीं सुनता, तुम्हारी मजाक बनती है। ऐसे में नेतन्याहू पर कल कयास लगाया जा रहा था कि यह हमला करेंगे या नहीं करेंगे। असल में मैं इस न्यूज के आधार पर आज सुबह यह सेशन करने वाला था कि ईरान पर हमला कब करेगा इजराइल, लेकिन सुबह जब हमला हुआ तो मुझे टाइटल बदलना पड़ा कि इजराइल ने कर दिया ईरान पर हमला। हमारा टाइटल सुबह बदला है, हम तैयारी में थे कि कब करेगा और ये हो गया, ये वाला इस तरह से न्यूज बना। खैर कोई नहीं साहब, तो इजराइल ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन राइजिंग लॉइन नाम दिया है और ईरान का जो ये उद्देश्य है कि वो इजराइल को खत्म करेगा, उससे निपटने के लिए इन्होंने ये काम कर दिया है। इन्होंने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने प्रीएम्प्टिव, प्रिसाइज और कंबाइंड ऑफेंस किया है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ। ये सुबह 6:15 बजे इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी दी। आईडीएफ की तरफ से स्पोक पर्सन बाहर आए और उन्होंने साफ साफ अपनी तरफ से कहा, हमें पता था कि उन्होंने न्यूक्लियर बम बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, अगर हम उन पर कार्रवाई नहीं करते तो ऐसे में हमारे ऊपर वो लोग बम गिरा देते, हमने अपनी सुरक्षा में उन पर कार्रवाई कर दी है। नेतन्याहू निकल कर आते हैं, नेतन्याहू सुबह 7:15 बजे अपना ट्वीट डाल देते हैं, कहते हैं कि इसका कार्यक्रम का नाम राइजिंग लॉइन रखा गया है
और इस राइजिंग लॉइन कार्यक्रम में हमने केवल एक ही काम किया है, और वो काम है इन लोगों को निशाना बनाना। और निशाना कैसे बनाया गया वो सर्वविदित है, आप सभी लोग अच्छे से जानो देख रहे हैं। खैर, इस बीच में दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो जाती हैं। प्रतिक्रियाओं में न्यूज ये चलने लगती है कि इनके सारे टॉप ऑफिशियल्स इजराइल ने खत्म कर दिए हैं। एक एक करके नाम निकल के आना शुरू होते हैं। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ थे मोहम्मद बाघेरी, इनको एलिमिनेट कर दिया गया है, ये न्यूज निकल कर आती है। ये वो व्यक्ति था जिसको अमेरिका और कनाडा ने प्रतिबंधित किया हुआ था। ऐसे ही चीफ कमांडर जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड है हुसैन सलामी, जैसे पहले कासिम सुलेमानी हुआ करता था, ऐसे ही हुसैन सलामी था जो उनकी जगह आया था, उसको इन्होंने मार गिराया है। अगर आप तस्वीरों में देखोगे तो अंदाजा लगा दोगे कि ये और ये दोनों एक ही पद पे थे। ये मेजर लेफ्टिनेंट हुआ करते थे, मेजर जनरल हुआ करते थे सेना में, यहां पर रेवोल्यूशनरी गार्ड में। पहले कासिम सुलेमानी को मारा और अब हासिम सलामी को मारा। इस हासिम सलामी को मारने की, आप इसके हासिम सलामी की मतलब व्यक्तित्व को ऐसे पहचान सकते हो कि ये बहुत करीबी आदमी था। मतलब जब भी ईरान की तरफ से कभी कोई धमकी आती थी तो सबसे पहले चर्चाओं में यही आता था। ठीक है साहब, इस तरह से इन्होंने इनको मारा। इस बीच में इन दोनों की क्या बातचीत चली, उस बातचीत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि अमेरिका फिर एक बार डर गया। ये आज सुबह का ही ट्वीट है, 13 तारीख का ही आज सुबह का ट्वीट है, जिस समय इजराइल कह रहा है कि हमने ईरान पर हमला कर दिया है। आप जानकर सरप्राइज करेंगे कि सेक्रेटरी मार्को रूबियो अमेरिका की तरफ से क्या बोल रहे हैं, पढ़िएगा। Tonight, Israel took unilateral action against Iran. We are not involved in a strike against Iran. हम involved नहीं हैं. And our top priority is protecting American forces in the region. इस क्षेत्र में अमेरिकन की सुरक्षा करना हमारी प्रायोरिटी है. Israel advised us that they believe this action was necessary for its self-defense. President Trump and the administration have taken all necessary steps to protect our forces and remain in close contact with our regional partners. Let me be clear. ईरान शुड नॉट टारगेट यूएस इंटरेस्ट और पर्सनल्स। यार इससे ज्यादा डर क्या हो सकता है। पता है, कल मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने आपको यह बताया था अमेरिका कैसे डरा हुआ है, कैसे पाकिस्तान को वो कह रहा है कि हमारा बहुत अच्छा पाकिस्तान मित्र बन गया है, पार्टनर है हमारा। मैंने कल आपको बताया था कि उसने एक आतंकी भेंट किया, उससे अमेरिका खुश हो गया कि हाँ साहब इन्होंने 13 अमेरिकी मारे थे। अमेरिकियों को लेकर के इतना ज्यादा डरे हुए हैं ट्रंप कि आप सोचें कि एक तरफ 6-15 पर ये लोग कह रहे हैं हमने गोला मारा और ये कह रहे हैं भाई मैं नहीं था इसमें कहीं भी इन्वॉल्व। ऐसा क्यों डर रहे हैं ये? क्योंकि ये ईरान को बता रहे हैं कि गलती से इजराइल का बदला तुम हमसे मत ले लेना, मिडिल ईस्ट में हमारे भी बहुत सारे ठिकाने हैं, पता चले तुम हमारे आदमियों को मारना शुरू कर दिए। ट्रंप इस बार नोबेल शांति पुरस्कार लेने आए हैं, वो नहीं चाहते कि युद्ध उनकी काल में हो, वो चाहते हैं कि अमेरिका ने युद्ध रोका, तुम गलती से हमको टारगेट मत बना देना। ये विदेश मंत्री का बयान। आप इससे ज्यादा अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका किस तरह से दुनिया को अपना डर जाहिर कर रहा है कि हम डरे हुए हैं। और इजराइल खुलेआम भारत को बता रहा है कि हमने क्यों मारा। इजराइल ने बाकायदा भारत को इन्फॉर्म किया कि देखो साहब बिल्कुल हमको जानकारी लग गई थी, इंटरनेशनल जो एसोसिएशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उसने जानकारी दी थी, एजेंसी जो इंटरनेशनल एजेंसी है एटॉमिक एनर्जी की उसने हमें जानकारी दी थी कि इनके पास में ये जानकारी है कि ये न्यूक्लियर बम बनाने वाले हैं, हमने मार दिया इनको। भाई साहब ट्रंप की हालत इस समय इस तरह है कि लोग ये मजे ले रहे हैं कि ट्रंप डरे हुए हैं कि कहीं दोबारा युद्ध में अगर पड़ गए हम तो अब बैंकरप्ट ना हो जाएं, क्योंकि इन दोनों के बीच में अपने आप को कैसे संभालेंगे। और दुनिया में जो ये इमेज है कि हम बड़े पंच हैं, हम लोगों के बीच में समझौता कराते हैं, हमारे को कोई मान ही नहीं रहा है। आप सोचिए ये वो ट्रंप हैं जिन्होंने आने से पहले कहा था कि जैसे ही मैं आऊंगा गाजा और इजराइल के बीच सब शांत हो जाएगा। अब इनको आए हुए 7 महीने से ऊपर हो चुका है, कुछ खत्म नहीं हुआ है। ये वो थे जो ईरान से कहे थे कि तुमको तो हम बुरी तरह पनिशमेंट देंगे। भाई ईरान पिट रहा है, इजराइल पीट रहा है। ये इजराइल को समझाए थे कि तुम ईरान के साथ कुछ नहीं करोगे, मैं करूंगा। भाई साहब इजराइल फिर से इनको मार रहा है, इनकी एक बात नहीं सुन रहा है। पुतिन को फोन करके समझाए कि देखो तुम हमला नहीं करोगे, पुतिन और जबरदस्त तरीके से यूक्रेन पर हमला कर दिए। इनकी कोई मान नहीं रहा है। और हम लोग जो स्वतः माने कि हमारा कार्रवाई केवल आतंकी पर था, ये 13-14 बार क्लेम कर चुके हैं कि हमने सीज फायर कराया, हमने सीज फायर कराया। मतलब इनको केवल अब भारत से ही थोड़ा बहुत डोपामाइन मिल रहा है, अदरवाइज सब इनका लगभग छिन चुका है। खैर अमेरिका में और भी बहुत से लोग हैं जो इजराइल के समर्थन में उतर आए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति उतर कर आए हैं, उनने कहा बहुत बढ़िया काम हुआ है, ये तो होना ही चाहिए था, इजराइल सही है, उसके पास सेल्फ डिफेंस
डिफेंस का अधिकार है। बाकायदा ये डॉक्यूमेंट निकल कर आ रहे हैं कि IAEA वालों ने ही सारी जानकारियां दी थी, जिसके चलते दिक्कत हुई है। इंडिया ने ईरान में अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि इंडियंस जो ईरान में रह रहे हैं सुरक्षित रहें, किसी भी प्रकार से बाहर ना निकले और हमारी सूचनाओं पर ध्यान दें, हम जो भी जानकारी आपको दें। पैसेंजर्स जो मिडिल ईस्ट से होकर उड़ने वाले हैं वो एयरलाइंस के साथ संपर्क में रहें, हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में इस समय टेंशन बनी रहे। अब ईरान क्या कह रहा है देखिए, कल तक मतलब आज सुबह ईरान ने अपनी तरफ से बताया था कि हमने युद्ध का इनविटेशन नहीं दिया था, लेकिन हम पर युद्ध थोपा गया है तो हम इसका जवाब देंगे। तो इन्होंने आज सुबह जो ईरान ने ट्वीट किया वो क्या था, रिमेंबर वी डिडंट इनिशिएट इट, हमने शुरू नहीं किया था। अब जब हमने शुरू नहीं किया था फिर हम पर युद्ध थोपा गया है, इसका मतलब यह आदमी धमका रहा है। यह अपनी तरफ क्या था कि कल ईरान की मिलिट्री अपनी तरफ से कुछ ऐसे ट्वीट डाल रही थी कि अवर अल्टीमेट नेगोशिएटर, इस तरह की मिसाइलें दिखा दिखाकर कल ये लोग माहौल बना रहे थे। जब अल जजीरा यह छाप रहा था कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा, तब ईरान अपनी तरफ से दिखा रहा था कि हम कितने तेजू हैं। असल में कल ईरान अपनी तरफ से ये तस्वीरें डाल डाल करके कि वी आर टोटली वरी फ्री, मिसाइलें दिखा दिखा करके धमकाने लग रहा था। कल जो ये आदमी, जो कल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये था वो हुसैन सलामी, जो अपनी तरफ से इजराइल को कल धमकाते हुए कह रहा था कि अवर फोर्सेस स्टैंड फुल्ली रेडी टू काउंटर एनी थ्रेट और एनी प्रिपेयर टू टैकल एवरी पॉसिबल सिनेरियो। कल जो ये व्यक्ति बोल रहा था आज ये है नहीं। सुबह इसी आदमी को इन्होंने टारगेट कर दिया। ये IRGC का कमांडर इन चीफ था, इसी को इजराइल ने मार दिया। तो जो व्यक्ति यह कह रहा था कि हम डिफेंस के लिए तैयार हैं, हम किसी भी हमले के लिए तैयार हैं, इजराइल ने उसी को मार दिया। इजराइल ने ईरान में एक डर भरने का प्रयास किया कि जिन लोगों के दम पर तुम लोग उछल रहे हो वो भी मेरे आगे कहीं नहीं बचेंगे। खेमनेई की तरफ से कल भी ट्वीट आ रहे थे और आज भी आ रहे हैं। खेमनेई ने अपनी तरफ से ट्वीट में कहा, हमारे दुश्मन ने हम पर अटैक किया है, सेवरल कमांडर्स एंड साइंटिस्ट हैव बीन मार्टियर्ड, वो शहीद हो गए हैं। खेमनेई की तरफ से अपनी तरफ से आया कि जियोनिस्ट रेजिम ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। खेमनेई ने अपनी तरफ से सारी जानकारी देते हुए कहा कि जियोनिस्ट रेजिम ने हम पर अटैक कर दिया है। अब देखते हैं ईरान का क्या रिटेलिएशन होता है इस पूरी घटना पर, इजराइल के ऊपर। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसी भी कोई जानकारी आती है मैं आप लोगों के साथ अवश्य साझा करूंगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, भारत किस तरह से इस मसले पर इजराइल और ईरान के बीच में अपने आप को रखता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारे कोर्सेज बातें बाजार की एप्लीकेशन और अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर अवश्य जाकर चेक करें। थैंक यू सो मच।